चीन का जो जटिल राजनीतिक ढांचा, जिसे हम एक दलीय समाजवादी गणतंत्र, वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक का जो पूरा चीन का राजनीतिक तंत्र है, जो चीनी साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नियंत्रण में काम करता है, वह पूरा ढांचा कैसे काम करता है, वह पूरा ढांचा है क्या, उसकी सीढ़ीदार प्रक्रिया क्या है, आइए हम समझते हैं। तो देखिए, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसका जो सबसे मजबूत स्तंभ है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बाद, वह है केंद्रीय सैन्य आयोग का अध्यक्ष पद। मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पावरफुल तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और दूसरा उसी का पिलर है केंद्रीय सैन्य आयोग। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो सर्वोच्च है, प्रमुख है, वही महासचिव देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है। जो राष्ट्रपति का पद है चीन में, वह तो एक तरह से औपचारिक सेरेमोनियल पद है, राजनीतिक प्रोटोकॉल मात्र के लिए है। जो देश का सत्ता का बागडोर है चीन में, वह चीन में महासचिव के हाथों में होता है, और वही सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। वही, वैसे तो वहां कहने को विधायिका का एग्जिस्टेंस है, लेकिन विधायिका क्या फैसला करेगी, वह चीन के कम्युनिस्ट पार्टी का जो महासचिव है वही तय करेगा। वही अंतिम कार्यपालिका भी है। उसकी कैबिनेट, कहने मात्र को एक कैबिनेट भी है, लेकिन कैबिनेट या कार्यपालिका क्या निर्णय करेगी, वह भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव ही तय करता है। और सामान्यतः जैसे अभी देखेंगे तो शी जिनपिंग तीनों पदों पर हैं। वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के महासचिव हैं, वह केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष हैं, और वही साथ साथ चीन के राष्ट्रपति भी हैं, जो सेरेमोनियल या पॉलिटिकल प्रोटोकॉल के लिए रखा हुआ है उन्होंने। अब चीन का जो लोकतंत्र है, उसमें संसद भी, मानिए कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो सबसे लास्ट बॉडी है 7 स्टैंडिंग कमेटी, उसके नीचे पोलिट ब्यूरो 25 मेंबर्स की, उसके नीचे एक सेंट्रल कमेटी जिसमें 200 से 300 मेंबर होते हैं। इनमें आप स्टैंडिंग जो कमेटी है जो 7 सदस्यों की, उसे आप कहने को विधायिका है, लेकिन उसका प्रमुख होने के नाते महासचिव ही सारा निर्णय अंतिम रूप से तय करता है। अंतिम रूप से प्रशासन के सारे फैसले, मतलब एक व्यक्ति के हाथ में चीन का सारा कमांड कॉन्सेंट्रेटेड है। और उसमें वैसे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो पोलिट ब्यूरो है, वो पार्टी के भीतर 25 सदस्यीय जो ये बॉडी है, वह आप कह सकते हैं कि बहुत पावरफुल बॉडी है। उसी में से पोलिट ब्यूरो के जो 25 सदस्य हैं, उन्हीं में से सैन्य कमांडर, पार्टी के महत्वपूर्ण अधिकारी और महत्वपूर्ण पदों के व्यक्ति चुने जाते हैं, तय होते हैं। और फिर पोलिट ब्यूरो में के ऊपर 7 सदस्यीय स्टैंडिंग कमेटी है, जो देश के आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बॉडी है, जिसका प्रमुख महासचिव है, या उसमें एक रैंकिंग तय होती है, और वह उस रैंकिंग में जो नंबर 1 है वही पार्टी का महासचिव है। तो इस तरह से स्टैंडिंग कमेटी का प्रमुख महासचिव जो पहला नंबर का है वो होता है। अब ये जो पूरा संरचना है चीन का, वो उसका यदि हम संरचना देखें तो सबसे ऊपर नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, राष्ट्रीय जन संसद कांग्रेस। यह तकनीकी रूप से चीन का सर्वोच्च निकाय है,
जिसमें 2900 से लेके 3000 के बीच में सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव 5 वर्षों के लिए किया जाता है। तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस सबसे ऊपर, उसके नीचे स्टेट बॉडी है, स्टेट काउंसिल है, जिसे आप राज्य परिषद कहा जाता है। यह जो है देश की कैबिनेट जो है स्टेट काउंसिल, उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं और प्रशासनिक कार्यों में नीतियों को लागू करना उनकी जिम्मेदारी होती है। जो चुनाव की सीढ़ीदार प्रक्रिया है, उसमें स्थानीय कांग्रेस सबसे निचले बॉडी है। माने चीन में जो चुनाव है, जहां जनता आप कहिए मतदान करती है, वो केवल लोकल बॉडीज के लेवल पे, गांव या जिला स्तर पे जनता को मतदान का अधिकार है। उससे ऊपर सारे इनडायरेक्ट चुने जाते हैं। उसके ऊपर जो प्रांत या नगर पालिका के सदस्यों को चुना जाता है, जो प्रांतीय जन कांग्रेस कहलाती है। प्रांतीय जन कांग्रेस फिर नेशनल पीपल्स कांग्रेस के सदस्यों का चुनाव करती है। तो सबसे नीचे स्थानीय कांग्रेस, गांव या जिला, उसके ऊपर प्रांतीय जन कांग्रेस और उसके ऊपर नेशनल पीपल्स कांग्रेस। अब यह जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, उसी में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की जो सेंट्रल कमेटी बनती है, 200 से 300 मेंबर्स की एक सेंट्रल कमेटी होती है। वह सेंट्रल कमेटी मतलब कि जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, उसमें 2900 से 3000 के बीच सदस्य हैं। उसमें से ही 200 से 300 सदस्यों की एक सेंट्रल कमेटी बन गई। वह जो 200-300 की सेंट्रल कमेटी है, उसमें से 25 मेंबर की एक पॉलिट ब्यूरो बन जाएगी और यही 25 मेंबर की पॉलिट ब्यूरो में से 7 मेंबर्स की जो है अंतिम स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, जिसका प्रमुख नंबर 1 पार्टी का महासचिव होता है और वही सारे व्यवस्था का प्रमुख है। और सारा देश का सारा तंत्र, मतलब कि सेंट्रल कमांड हो, पॉलिट ब्यूरो हो, स्टैंडिंग कमेटी है, सभी लोग पार्टी महासचिव के प्रति वफादार रहते हैं। और तो इसका मतलब है कि जो चीन का पार्टी महासचिव है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, वो सारे व्यवस्था का सेंटर है, सारे व्यवस्था का शीर्ष पे बैठा व्यक्ति है। उसी के इर्द गिर्द पार्टी का सारा सिस्टम घूमता है, चाहे वो केंद्रीय समिति हो। सारे लोग उसके प्रति, केंद्रीय समिति में वो नहीं हो सकते जो महासचिव के लिए वफादार नहीं हो। जो 25 मेंबर पॉलिट ब्यूरो हैं, उनमें कोई नहीं हो सकता जो उसके लिए वफादार नहीं हो। और जो अंतिम 7 सदस्यों की जो स्टैंडिंग कमेटी है, वो तो उसकी सबसे वफादार लोगों की टीम होती है। और इस तरह से एक व्यक्ति के हाथ में चीन की राजनीतिक तंत्र का नियंत्रण है और ये उसका पूरा सिस्टम है, जिसमें आपने देखा कि ऊपर के लेवल पे 3 कमेटी काम कर रही है। जो नेशनल जन कांग्रेस है, उसमें से चुने जाने सेंट्रल कमांड कमेटी, सेंट्रल कमेटी के ऊपर पॉलिट ब्यूरो और 7 स्टैंडिंग कमेटी। और राष्ट्रीय जन कांग्रेस के सदस्यों को स्टेट काउंसिल चुन रही है और स्टेट काउंसिल के सदस्यों को स्थानीय कांग्रेस गांव या जिला स्तर पर चुना जा रहा है। तो ये जो चीन की सीढ़ीदार प्रक्रिया है, ये बहुत ही ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें जो पार्टी महासचिव है, यदि वह किसी भी कारण से व्यवस्था के साथ ठीक से काम नहीं कर पाए, तो चीन की व्यवस्था आप कह सकते हैं कि गिर जाएगी। एक आदमी के पीछे इतनी बड़ी सत्ता का संकेंद्रण दुनिया के किसी भी मॉडल में नहीं है। प्रेसिडेंशियल मॉडल में राष्ट्रपति बहुत पावरफुल है। जो डेमोक्रेसी का दूसरा मॉडल हमने फॉलो किया है, उसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट पावरफुल है। लेकिन एक आदमी के हाथ में सारे सत्ता शीर्ष, न प्रेसिडेंशियल मॉडल में है, न ही पार्लियामेंट्री मॉडल में है, न ही मिक्स डेमोक्रेसी में है। लेकिन चीन की जो व्यवस्था है, उसमें एक व्यक्ति ही पार्टी महासचिव, वही व्यक्ति केंद्रीय सैन्य आयोग का अध्यक्ष, मतलब सेना का अंतिम कमांडर, वही आदमी राजनीतिक प्रोटोकॉल के लिए प्रेसिडेंट, तीनों पदों पे बैठा है।